आज़ादी के एक महीने बाद 14 सितंबर 1947 को अमाल अलाना पैदा हुई। पैदा होने से पहले ही अमाल का रिश्ता थिएटर से तय हो चुका था। इनके वालिद इब्राहिम अलकाजी जाने माने थिएटर डायरेक्टर थे। इनकी वालिदा रोशन अलकाजी इब्राहिम अलकाजी के सभी ड्रामों की कॉस्ट्यूम डिजाइन करती थी। इब्राहिम अलकाजी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पहले डायरेक्टर थे। इस इंस्टीट्यूट ने देश को कई बेहतरीन अदाकार दिए हैं। अमाल खुद भी कभी एनएसडी की स्टूडेंट थी। 2013 में अमाल एनएसडी की चेयरपर्सन के ओहदे से रिटायर हुई। अमाल अलाना आज हमारे रूबरू। आपके वालिद मोहतरम जनाब इब्राहिम अलकाजी साहब ने न्यू डाली गोया दिल्ली के थिएटर की। उसी ज़माने में इन्होंने उनके मातहती में सीखा भी थिएटर। आप एनएसडी में भी आप तो कुछ दिन रही। जी जी बिल्कुल। 67 से लेकर मैं थी। 67 से लेकर एनएसडी में कब तक? यानी 2 साल 3 साल का कोर्स था। 3 साल का कोर्स था। 2 से 3 साल बन गया था। तो वही बाप जो कि बाप भी था, वही बाप जो कि उस्ताद भी था, उस दोनों में कोई अंतर, कोई फर्क था? हाँ, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा आई फॉरबिड यू टू गो, एनएसडी आपको आना ही नहीं है, आप प्लीज़ जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए, बीए कीजिए। मैंने कहा नहीं। आई वॉज ऑल ऑफ 16 years old, स्कूल अभी ख़त्म किया था। एंड आई सेड नहीं, फर्स्ट टाइम एंड परहैप्स लास्ट टाइम मैंने उनके साथ बहुत झगड़ा किया और कहा कि नहीं, मैं एनएसडी ज्वाइन करूँगी। फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर, ये कहावत है अंग्रेजी में। बिल्कुल। कि वो फैमिली जो कि एक साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खाएगी, वो एक साथ रहेगी भी। कभी इतवार को दोपहर के वक्त आपको कहीं नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उस दिन आपके वालिद के यहाँ आपका लंच पूरी फैमिली का हुआ करता था। अब भी होता है? जी जी बिल्कुल होता है। कभी मेरे घर में होता है, कभी उनके घर में होता है। लेकिन वो तो उनके ही फैमिली में भी एक रिवाज था कि वी यूज्ड टू ऑल सिट टुगेदर एंड हैव आवर संडे लंच। तो हम कहीं नहीं जाते आज तक। संडे को हम एक साथ बैठते हैं बच्चों के साथ और खाना खाते हैं। आपने अभी हाल में एक किताब लिखी। जी। ये किताब की ज़रूरत आपको क्या महसूस हुई? इसलिए महसूस हुई कि थिएटर के बारे में बहुत कम किताबें हैं, थिएटर की हिस्ट्री के बारे में बहुत कम हम जानते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि कम से कम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक ऐसी किताब निकालें जो एक्टर्स के बारे में हो और एक्टर की ट्रेनिंग के बारे में हो। तो मैंने एक स्पैन लिया 1880s to 1980s और मैंने 22 एक्टर्स को चुना जो मैं मानती हूँ ग्रेट एक्टर्स रहे हैं अपने ज़माने में। और जो मैं तो माया राव तक आई हूँ, बिल्कुल डाउन द लाइन। और हर एक चैप्टर वो अपने वॉइस में बोलते हैं कि उनकी ट्रेनिंग कैसे हुई। तो बाल गंधर्व ने ट्रेनिंग कैसे हासिल हुई, जयशंकर सुंदर जो औरतों का वेश करते थे और गाते थे। उन दिनों में औरतों को तो अलाउड नहीं था। तो जैसे कि नटी विनोदिनी एक प्रोस्टिट्यूट थी, तो वो आई स्टेज पे। गिरीश घोष ने उनको कैसे सिखाया। और उस ज़माने में आप चौंकेंगे कि गिरीश घोष 1880s में इंग्लैंड से जो किताबें आती थी, वो एलन टेरी के बारे में, हेनरी अर्विंग के बारे में वो सुनते थे। और वो सुन के कि एक्टिंग कैसे होती है, मॉडर्न एक्टिंग विनोदिनी को, जो रियलिस्टिक एक्टिंग हो, मेलोड्रामा कम थोड़ा हो, वो विनोदिनी जैसे एक्ट्रेस को सिखाया। तो वो पूरी जो एक स्टोरी है, रैग्स टू रिचेस वाली स्टोरी, क्योंकि वो तो बंगाल की सबसे बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी एक ज़माने में। दिल्ली थिएटर का अड्डा कभी तो था नहीं। यहाँ पे मुग़ल सल्तनत मुग़लिया की मोहर रही, लेकिन उनको थिएटर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अवध की बादशाहत में तो थिएटर का बहुत बोलबाला था। यानी खुद वाजिद अली शाह, उस थिएटर का कहीं इस्तेमाल हम लोगों ने किया नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये बात नहीं हुई है, क्योंकि जो हावी था वो मराठी थिएटर था, बंगाली थिएटर था और बम्बई में पारसी थिएटर था। और ये बम्बैया पारसी थिएटर पूरे देश में हावी था। एंड इट हैज चेंज फ्रॉम पारसी गुजराती टू उर्दू in order to be understood all over the place. लेकिन मराठी थिएटर में एक बड़ी ख़ास बात थी।
उसमें संगीत का बहुत बड़ा अंग था। नाटक पूरा संगीत में हुआ करता था, ऐसा कहीं और नहीं है। ये गुजराती में और मराठी में, और फिर ये शैली जो संगीत के साथ और बड़े बड़े सेटिंग्स के साथ, वो पूरा मतलब वो माहौल हिंदी फिल्मों में गया। तो वहाँ के सेट डिज़ाइनर्स भी, बाबूराव पेंटर जैसे मराठी नाट्य संगीत के बहुत बड़े कलाकार थे, पेंटिंग्स करते थे बैकड्रॉप्स के वगैरह वगैरह, वो सारे शिफ्ट हो गए हिंदी फिल्मों के लिए। तो ये पूरा ग्रैंडियर जो पारसी थिएटर और मराठी नाट्य संगीत का था, वो सारा शिफ्ट हो गया हिंदी फिल्मों में। और फिर एक ज़माना आया जहाँ पुअर थिएटर या इप्टा के दिन आए। बंगाल का फैमिन हुआ और फिर लोगों ने कहा हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बड़े सीरियस ढंग से पॉलिटिकली ओरिएंटेड थिएटर करेंगे, और फिर इप्टा का ज़माना आया। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा हाथ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें बलराज साहनी वगैरह थे। जी। तो ये जो लेफ्टिस्ट थिएटर था, उसकी गुंजाइश क्या हिंदुस्तान में नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान में तो गरीब लोग बहुत हैं। हाँ, वो गुंजाइश तो बहुत है, और बहुत दिनों तक इप्टा वो वाज रूलिंग। मैं ये कहूँगी 50s 60s, कुछ हद तक 70s, और कुछ लोग जैसे पृथ्वीराज हों या जोहरा सहगल हों, वो सब एक तरह से, और शौकत आज़मी ऑफ कोर्स, कैफ़े आज़मी, वो सारे इसी दिशा में लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड थिएटर, थिएटर फॉर द मासेस, और गांव-गांव में जाके थिएटर करना, सोशली रेलेवेंट इश्यूज उठाना, पॉलिटिकली रेलेवेंट, जो पृथ्वीराज करते थे दीवार के साथ, अंगार के साथ, ऐसे प्लेस के साथ। दीवार, पठान, पृथ्वी थिएटर, हाँ, जो क्या उनकी गूंजती हुई आवाज थी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो आवाज फट के जब निकलती थी, बाप रे बाप। और उनके लड़के उनके सामने बिल्कुल लगता था एक्टिंग करेंगे कैसे ये, ऐसी उनकी प्रेजेंस थी। बड़ी दिलचस्प बात यह है जी, अगर आप ब्रॉडवे जाएं तो ब्रॉडवे में म्यूजिकल्स का चाल बोलबाला है, और हमारे यहाँ हम म्यूजिकल से गुजर चुके हैं, बल्कि हमारा पुराना बेसिक जो इंस्टिंक्ट है, हाँ, ये क्यों खत्म हो गई? क्योंकि फिर ऐसे देखा जाता था कि ये बहुत डेकेडेंट फॉर्म ऑफ थिएटर है। वो क्यों? वो क्योंकि बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं। गांधी जी आए थे, हमारा नेशनल मूवमेंट था, कटबैक्स थे, लेट अस बी स्टार्क, लेट अस बी सिंपल। तो ये कमर्शियल थिएटर्स की जो आप कह रहे हैं, जो म्यूजिकल्स हैं ब्रॉडवे पे, उसकी मतलब मांग तो बिल्कुल ख़त्म हो गई। और सीरियस थिएटर, रियलिस्टिक थिएटर, वो सोचा जाता था वो रियलिस्टिक नहीं है, हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन अभी एक नया ज़माना आएगा, मेरे ख्याल से ओपेरा से ही एक नई वो सुबह कभी ट्रेंड, तो आएगी, हाँ, जब अंबर झूम के नाचेगा और धरती नगमे गाएगी। वो कब आएगी अमल? वो अब जल्द ही आएगी। मैं ही सोच रही हूँ खुद एक ओपेरा करूँ। अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल। बिकॉज मेरे ख्याल से कि इंडियंस में वो बात है ना, वो म्यूज़िक को बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं। आप म्यूज़िक में वही शब्द बोलो और आप नॉर्मल प्रोज में वही शब्द बोलो, वो बात नहीं बनती है। तो आई थिंक दैट अ न्यू काइंड ऑफ म्यूज़िकल, और वो एक मॉडर्न टाइप ऑफ म्यूज़िकल जो बच्चों को भी पसंद आए, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग बीट हो, जो मतलब चुभे और लगे, और पॉलिटिकली ओरिएंटेड भी हो सकता है। आप ब्रेख्त के बहुत से प्लेज आप किया करती थी जी, उनका क्या हो गया? उनकी क्या ऑडियंस नहीं है? 93 तक मैंने किया। हिम्मत माइम वाज माय लास्ट वेंचर, जो मदर करेज है, जिसमें मनोहर सिंह ने मदर का रोल किया उसमें। और मेरे ख्याल से ब्रेस्ट के पॉलिटिक्स जो है ना, हमारे लोगों के लिए थोड़े सिंपलिस्टिक आजकल नज़र आते हैं। अच्छा, ह्यूमन वैल्यूज़, universal values, and of course values of peace and values of anti-war plays etc. उसमें वो बहुत strong हैं, लेकिन इनको अडेप्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आर्थुरो वी हिटलर के बारे में, जो मेरे ख्याल से उनके सबसे महान प्लेज में से शायद है, मोस्ट हार्ड हिटिंग पॉलिटिकली। आजकल ये हिंदुस्तान में होना चाहिए, इस तरह का प्ले। पर जब आप ब्रेस्ट के प्लेस को लेते हैं तो आपको काफ़ी इनको बदलना पड़ेगा टू मेक देम रेलेवेंट टू अस। हूबहू आप नहीं कर सकते। नहीं, वो नहीं कर सकते, लेकिन
क्या हमारे पास स्क्रिप्ट राइटर्स बिल्कुल नहीं है? नहीं, स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट बड़ा राइटर्स प्ले राइट नहीं है। नहीं, बड़ा बड़ा थिएटर को वो चाहते हैं कि हो महेश एलकुंचवार हो सकते थे, पर जब तक कोई उनका प्लेज नहीं करेंगे, उनके प्लेज नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, तेंदुलकर कामयाब थे कि नहीं था कामयाब? कामयाब बिल्कुल थे, क्योंकि हाँ। 60s में एक्सपेरिमेंटल थिएटर का इट वाज इन फुल फोर्स इन महाराष्ट्र। वो अभी लिखते खत्म होते थे एक स्क्रिप्ट और विजया मेहता पेश करती थी, वो स्टेज पे आते थे, तो इमीडिएटली ऑडियंस का रिस्पांस मिलता था। तो वो खत्म फिर टेपर क्यों हो गया? वो टेपर इसलिए हुआ क्योंकि फिर द गोल्डन एरा डिमिनिश्ड because there were again no takers. Slowly Tendulkar even started writing less plays. हम एक बात बताओ, वेस्ट एंड चली जाओ लंदन, हाँ, ठीक है, वेस्ट एंड थिएटर को फाइनेंस कौन करता है? एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक कोई छोटा सा ग्रुप, एमेटर ग्रुप हो, वो शायद एक प्ले करता है। अच्छा, वो प्ले काफ़ी पॉपुलर बन जाता है, एक प्रोड्यूसर देखता है स्टेज पे ऑडियंस का रिएक्शन, वो उस प्ले को उठा लेता है, उसमें और एलिमेंट्स जोड़ लेता है, उसमें और गाने, थोड़े से और बेटर म्यूज़िक, बेटर कॉस्ट्यूम्स, बेटर स्टेज डिज़ाइन, अभी वो वेस्ट एंड पे उस प्ले को पेश करेगा। ब्रॉडवे जाए, जी, ब्रॉडवे में कोई जो फाइनेंसर है वो क्या सिर्फ थिएटर का फाइनेंसर है? हाँ, जो बिल्कुल। फाइनेंस करता है सिर्फ थिएटर में? वो थिएटर का फाइनेंसर है, बट लेकिन वो एक बिल्कुल हार्ड बॉइल्ड इंसान है जो टेस्टिंग पहले करेगा पैसे की, पैसे नहीं कि कौन स्टार है, डस्टिन हॉफमैन आएगा उसमें, फलाना आएगा, कौन आएगा हमारे प्ले में। तो बहुत सारे प्लेज जो क्लिक नहीं होते हैं एक महीने में, वो इमीडिएटली शट डाउन होते हैं। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या वहाँ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि सिर्फ थिएटर में इन्वेस्ट करते हैं? जी बिल्कुल। भाई यहाँ commercial। पे तो आसान तरीका ये है कि आपके थिएटर डिस्ट्रिक्ट टी में मंडी हाउस है, चलो भाई यहाँ पे आपने थिएटर को क्यों फाइनेंस करो, एक सीरियल कर लो 53 का, पापी पेट का भी काम हो जाएगा और क्रिएटिविटी भी हो जाएगी। ये है कुछ यतीम सा है थिएटर। बिल्कुल, थिएटर यतीम है इसलिए है क्योंकि किसी को पहले एक नौकरी नहीं मिलती। बेचारे एक्टर्स, आप बोलेंगे कि मेरे लिए आपका प्ले बड़ा अच्छा है, प्लीज़ आप इसके 50 शोज़ मुझे करके दे दो। कल को वो लड़का आएगा जिसने डायरेक्ट किया, मुझे कहेगा आफ्टर 10 शोज़ के बाद कि सॉरी आमाल, मैं नहीं कर सकता। वो गया मुंबई, वो फिल्म इंडस्ट्री में गया, वो कहीं और चले गया, आई एम गोइंग टू चेंज द कास्ट। तो जब तक किसी को मतलब आमदनी नहीं मिलेगी, एक सैलरी नहीं मिलेगी, तब तक आप इन अ स्ट्रॉन्ग वे आप मतलब रूट्स के साथ ग्रो नहीं कर सकते। थिएटर जब एक इंडस्ट्री बनेगी ना, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, और हम इस लिहाज से थिएटर के बारे में सोचेंगे जैसे वेस्ट में सोचते हैं, एक मार्केट का एक फोर्स है। अच्छा, भारंगम जो भारत रंग महोत्सव है, जैसे हम एनएसडी में आए, मैंने सोचा कि हम क्या करें कि लेट अस रिटर्न टू द ग्लोरी ऑफ थिएटर। और ये एकता की बात थिएटर में बहुत ज़रूरी है। कोई बंगाली में कर रहा है, मराठी में कर रहा है, तमिल में कर रहा है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे कभी ना कभी आना चाहिए और एक नेशनल फीलिंग आनी चाहिए। तो धीरे धीरे मैंने ये नेशनल फेस्टिवल जो है भारत रंग महोत्सव को काफ़ी बड़ा बनाया। हर साल 100 प्लेज हम पेश करते हैं एनएसडी में अभी। सो 100 प्लेज ऑल ओवर इंडिया वो सिलेक्ट करते हैं। और एक छोटी सी मतलब कि ग्रुप्स पे हमने ये कहा कि हम आपके प्लेस देख नहीं सकते, कौन आएगा, कब शो है, तो सब अभी अपने वीडियो निकालते हैं, सब भेजते हैं। दीज थिंग्स आर सिलेक्टेड लाइक इन अ फिल्म फेस्टिवल। और एक फिल्म फेस्टिवल का माहौल हमने बनाया है एनएसडी में, साथ साथ इंटरनेशनल सेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि बाहर क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, इटली में क्या हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये सब लोगों को लगा कि चलो एक तो इंस्टीट्यूशन है, एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, हमारा काम देख रही है। चाहे मैं छोटे से जगह से आ रहा हूँ, बिहार के एक छोटे से गांव से आ रहा हूँ, हमने उनके भी प्लेस देखे हैं, उनके भी प्लेस पेश किए हैं। सो यू सी, यू नीड टू ब्रिंग इन integration to the theatre community, give it a sense of self-worth, तभी theatre आगे बढ़ेगा
बहुत कमर्शियल वर्क पॉपुलर होगा, चिल्ड्रंस थिएटर से लेके म्यूजिकल से लेके एपिक से लेके महाभारत आप कीजिए एज अ म्यूजिकल ऑन स्टेज, इट विल बी अ हिट, इट विल बी अ हिट। रामायण आप कीजिए, हमारे पास स्टोरीज की कमी नहीं है। आप एक शकुंतला ही लीजिए, जैसे मराठी नाट्य संगीत का बिगेस्ट संगीत हिट है संगीत शाकुंतल, राइट। आप आज के ज़माने में उस औरत की कहानी कहिए एंड री इंटरप्रेटेड एज अ फेमिनिस्ट प्ले, आपको आपकी ऑडियंस आ जाएगी, ऑडियंसेस तैयार है। मैं इतना कहूँगी कि इतने सालों में हमने ऑडियंसेस को प्रिपेयर कर दिया है, हम ही लोग हैं जो डिलीवर नहीं कर रहे। आज कल भी मैं देख रहा हूँ कि ये मंडी हाउस के आसपास जो थिएटर्स, बहुत से छोटे छोटे एमेच्योर थिएटर ग्रुप्स हैं, थिएटर हो रहा है, लेकिन कोई बड़ा प्रोफेशनल थिएटर क्यों नहीं होता? हमारे पास बहुत टैलेंटेड लोग हैं, टैलेंटेड डायरेक्टर्स है, टैलेंटेड कंपोजर्स है, टैलेंटेड एक्टर्स है, लेकिन एक बेसिक थिएटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये सोच कम रही है। मैं तो ये कहूँगी कि एक नेशनल विजन के साथ अलकाजी साहब निकले थे और उन्होंने एक मॉड्यूल भी बनाया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी जैसे कि प्रोफेशनल थिएटर किस ढंग से हो, कि एक टीचिंग इंस्टीट्यूशन के साथ आप एक रेपेट्री कंपनी रखेंगे। ये भी सोचा गया था कि हमारे जो रविंद्र नाट्य शालाज है उनके साथ भी हो। तो ये चीज़ें फुल तरीके से मतलब कि सोच कर ये नहीं कभी किया है, क्योंकि पैसे की बात है। सरकार अपना काम नहीं कर रही है, आप कहने को तैयार हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ये कहूँगी कि करने को तैयार नहीं है, ये बात नहीं है। पैसे हैं, करवाने वाले नहीं हैं। जो लोग हैं ना, जो ये काम करेंगे, ये सॉर्ट आउट करेंगे, ये प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग की ज़रूरत है। और बड़े अनइवन ढंग से थिएटर डेवलप हुआ है इंडिया में, जैसे कि हमने अभी कहा महाराष्ट्र बंगाल में तो काफ़ी हद तक आगे बढ़ गए हैं, और ऐसे पॉकेट्स हैं नॉर्थ इंडिया में भी अभी भी जहाँ कुछ नहीं हुआ है या कम हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ है। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, पहले आप थिएटर बनाइए, फिजिकल थिएटर बनाइए। आप दिल्ली जैसे शहर देखते हैं, कमानी ही एक है थिएटर जो टेक्निकली थोड़ा सा इक्विप्ड है, बाकी का तो है ही नहीं। और हम अभी प्रोफेशनल जो आप कह रहे हैं ना, वो बड़े बड़े परफॉर्मेंसेस कहाँ हैं, बड़े बड़े प्रोडक्शंस कहाँ हैं। ये लोग इधर भी आए थे बाहर से करवाने के लिए, लायन किंग हम हिंदी में करेंगे, पर थिएटर कहाँ है आपके पास? क्या मैं ये मानूं कि ये बच्चे जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इतने ज़हीन, इतने मुश्किल के साथ एंट्री हासिल करते हैं, ये आखिर में अनएम्प्लॉयबल होंगे? बिल्कुल, दिस इज़ द बिटर ट्रूथ कि अनएम्प्लॉयड हैं और होंगे। हम तो उनको, हम ये कहते हैं कि हम थिएटर के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, लेकिन असलियत में उनके जहन में है कि वो टेलीविज़न और फिल्म इंडस्ट्री के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि वो तो गांव-गांव से आते हैं। जो मैं आपको ये कहूँ कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो बच्चे आते हैं वो तो छोटे शहरों में से आते हैं, अर्बन यूथ नहीं आती है। अर्बन यूथ के लिए दे हैव हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, they can go into television media, they can go into so many architecture, into design, into मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो रूरल एरिया से आते हैं सारे लोग, रूरल एरिया से आते हैं, लेकिन उनको कुछ थिएटर का एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा। हाँ बिल्कुल। क्या है कंडीशंस? नहीं, वो कैंडिडेट्स मतलब हम चाहते हैं कि उनके पास हो, पर बात ये है कि जब वो हमारे सामने आते हैं ऑडिशन के लिए, तो उनके नाचने से, गाने से या बोलने से जो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नॉट होन्ड एट ऑल। नसीरुद्दीन शाह जी, ये अपना ये वाजपेयी है जी, मनोज वाजपेयी है, और नसीर सबसे बड़े उसके आइकॉन हैं। यहीं आए, थिएटर यहाँ से सीखा, इसको स्टेपिंग स्टोन बनाया और कूद के चले गए बॉम्बे सिनेमा में। ये ऐसा है कि नहीं? आप नसीर के बारे में कम से कम ये नहीं कह सकते, वो बेचारा वो पलट गया था। नहीं, नसीर का ग्रुप तब से चल रहा है। इस्मत आपा के वो सारे इतने सारे प्लेज आजकल कर रही हैं, मॉटली ग्रुप है उनका। तो नसीर तो हैज़ स्टक टू थिएटर एक तरह से, पर बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे मनोहर सिंह थे,
मनोहर जो हमारे साथ काम करते थे, तो उन्होंने फिर बहुत मुश्किल से ये तय किया कि मैं हाफ टाइम टीवी सीरियल्स को दूंगा, हाफ टाइम थिएटर को दूंगा। मैं समझता था कि थिएटर एक ऐसा जरिया है कि अगर अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स हों, शार्प सटायर्स हों, तो स्ट्रीट कॉर्नर्स पे भी थिएटर हो सकता है, एक सटायर हो सकता है। आपने मुझसे ये बात बहुत बार कही है और मैंने बहुत सोचा इसके बारे में कि ये पॉलिटिकल सैटायर, बहुत नुक्कड़ नाटक जो एक 60s में बंगाल में बहुत पॉपुलर था, बिल्कुल, बिल्कुल। या कैफेज में या रेस्टोरेंट्स में खेला जा सकता है, नुक्कड़ पे खेला, ढाबों में खेला जा सकता है, ये तो बहुत ज़रूरी हो गया है। तो एक लाइफ देने के लिए, एक रियलिटी देने के लिए कि हम रियलिटी पेश कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि इसके लिए बहुत टेकर्स होंगे। तो ये मूवमेंट चल सकता है, ये मूवमेंट चल सकता है। इसको सपोर्ट कौन करेगा? चाहे मैं सारा दिन 4 शोज आपके लिए करूं, एक्टर, आप मुझे कितने पैसे देंगे ये बच्चा आपको पूछेगा ज़रूर। खैर लेमेंटेशन ज़्यादा नहीं करेंगे, आगे हम ये देखें कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमें लैमेंटेशन नहीं करनी है क्योंकि थिएटर के लिए हमेशा लोग मौजूद हैं, ज़्यादा तादाद में आज मौजूद हैं। अभी एक पूरा स्कीम निकला है कि इंडिया के सारे फॉलन डाउन ओल्ड थिएटर्स को रिवैम्प करें, और एक बहुत अच्छी कमेटी बनाई है which will oversee the rebuilding, not just refurbishing, but rebuilding of technically well equipped theatres all over the country. ये काम जारी है। बॉम्बे सिनेमा का बहुत बड़ा रोल रहा हिंदुस्तान को एक साथ जोड़ने में। थिएटर अभी तक या तो बंगाली थिएटर है, या महाराष्ट्रियन मराठी थिएटर है, या पारसी थिएटर था। अगर आप केरला चले जाइए तो वहाँ कथाकली है। तो ये रीजनलिज्म्स को इंटीग्रेट करने के लिए कुछ ना कुछ हिंदी में और कुछ अंग्रेजी में करना पड़ेगा। अब आप इसके बारे में बताइए। हिंदुस्तान में आप सिर्फ हिंदी थिएटर नहीं फैला सकते हैं, हिंदी और हिंदी और अंग्रेजी आप फैला सकते हैं कुछ हद तक। हम साउथ गए थे हमारे प्लेस के साथ, और वहाँ लोगों ने कहा कि भाई समझ में नहीं आता। आजकल हम अपने ही प्लेस के साथ सुपर टाइटल्स चलाते हैं एक तरफ से, है ना, तो उनको बेटर समझने के लिए। पर आई थिंक जो रंग जो इंडिया में है, तो चाहे वो कोई भी भाषा हो, बंगाली थिएटर हो, वो मराठी थिएटर हो, कोई भी थिएटर हो, अभी हमारे पास ऐसे साधन हैं जैसे कि सब टेक्स्ट आप लगा सकते हैं, सुपर टाइटल्स आप लगा सकते हैं थिएटर के साथ उनको समझने के लिए। तो हमारे जो नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं दिल्ली में, हम नहीं चाहेंगे कि जो बंगाल का आदमी है वो हिंदी बोलना शुरू करे, क्योंकि उनकी कल्चर कुछ और है और उनकी खासियत कुछ और है, तो वो हमें रखना पड़ेगा। बिकॉज आई डोंट थिंक, बट एक नेशनल सोच जो है, और गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना है कि नेशनल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बना के, और मैंने उनको कहा है कि एक नेशनल इंस्टीट्यूट और नेशनल कोऑपरेशन फॉर थिएटर डेवलपमेंट बनाइए आप एक ऐसे एक इंस्टीट्यूट, मतलब एक विंग बनाइए कि थिएटर डेवलप, लाइक NFDC was looking for films, you have to have support for theatre and what is happening. लेकिन जो वहाँ बैठे हैं वो थिएटर जाने तो नहीं, वो नहीं बनाएंगे। ये दिस विल बी अ ग्रुप ऑफ थिएटर एक्सपर्ट्स जो मैन करेंगे ऐसे कमिटीज़ को, और वो अपनी राय देंगे कि किस तरह का थिएटर, कहाँ पैसे चाहिए, किसके लिए पैसे चाहिए, क्या मतलब छोटे लेवल पे करना है, बच्चों के लेवल पे करना है, यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको यहाँ इस जगह में यूनिवर्सिटी लेवल को लेट अस सपोर्ट इट मोर। यू नीड मैडमैन, ये जो कि बिल्कुल पागलपन जिसे कहते हैं, जिन्हें शौक हो गाने का। ऐसे हुआ है मैड जो लोग हैं ना, हम ही तो वो मैड लोग हैं जो थिएटर अभी तक करते हैं, और ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे हैं, यंगस्टर्स भी है। आजकल के ज़माने में ये नहीं है कि हमारे, आप पास्ट में देखते हैं, लेकिन आज जो यंगस्टर है जो दिल्ली में पैदा हुआ है, जो अंग्रेज़ी बोलता है, उनके लिए द वर्ल्ड इज़ हिज ट्रेडिशन। तो वो क्या कर रहा है? हाँ, अभी वो जो बच्चा है ना, वो चारों तरफ देख रहा है। वो पढ़ाई के लिए ये नहीं सोचता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है एक जगह, वो बाहर भी जा रहा है,
दुनिया के अलग अलग जगहों में जा रहा है, और उनके टेकर्स, उनके काम के टेकर्स जो है ना, जो अभी एक तरह से वो इंडियन, हिज वर्क इज़ नॉट इंडियन, वो शायद ड्रम्स नहीं यूज़ करता है, वो शायद ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स नहीं यूज़ करता है, उनकी जो शैली है वो एक ग्लोबल शैली है, पर उसमें भी एक इंडियन का एक रंग है, एक फीलिंग है. सो देर आर many young directors today in India who have become internationally very well known. They are hardly in their 35-year-olds. You know, they are 35-year-old, और वो जिस तरह के प्लेस करते हैं, वो जो जिस तरह के प्लेस आप सोचते हैं कि तेंदुलकर ने लिखा, वो ऐसे प्लेस नहीं करते, काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट प्लेस करते हैं, लेकिन फिर भी उनके प्लेस पॉलिटिकली रेलेवेंट हैं, बट नॉट इन एनी मे बी लिटरल सेंस. उनके काम के लिए उनको पैसे बाहर से मिलते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो वर्ल्ड वाइड अपने पैसे फैलाते हैं. हमारे पैसे, हमारे गवर्नमेंट के पैसे इंडियंस तक नहीं पहुंचते, पर वहाँ के बाहर के लोग अपने पैसे जापानीज़ को देंगे, चाइनीज़ को देंगे, इंडियंस को देंगे. वो तो अभी जो आते हैं उनसे ग्रांट्स जो लेने, मार्केट उनको आगे की दिख रही है, यानी वो हमको हमेशा डिस्कवर करते रहें. यही इंशाअल्लाह हम लोगों का मुकद्दर यही है कि 1956 में अगर पौथेर पंचली को इंग्लैंड में वो रिकग्निशन न मिली होती, तो हो सकता है कि पाथेर पंचली और सत्यजीत रे वहाँ इस मंजिल पे न पहुँचते जहाँ के वो पहुँचे. इसमें कोई गुलामाना ज़हनियत है हमारी अमल, या ये कहते हुए आपको ज़रा से लज्जा आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अच्छा हाँ, नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा ये कहने. ऐसे लोग जो क्रिटिक्स हैं, जो यहाँ के बोलेंगे, आजकल आपने जगह ही नहीं दी क्रिटिक्स को अपनी आवाज़, मतलब थिएटर के बारे में लिखना अखबारों में जगह ही नहीं है. तो ऐसे यू हैव टू डिस्कवर पीपल. आर्टिस्ट आर डिस्कवर्ड, सिंगर्स आर डिस्कवर्ड, थिएटर एक्टर्स आर डिस्कवर्ड. उसके बारे में क्या है आपके पास? आपके पास थिएटर मैगजीन्स नहीं हैं, आपके पास इनके बारे में, अरे अखबारों में स्पेसेस चाहिए. इट इज़ नॉट जस्ट कि स्पेस मिला और आपने कहानी बताई कि प्ले ये था, लेकिन एक मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आपको जो परसेप्टिव लोग हैं, और यहाँ इसकी भी कमी नहीं है, थिएटर हिस्टोरियंस की कमी नहीं है. आपके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एस्थेटिक्स में, आर्ट एंड एस्थेटिक्स के डिपार्टमेंट में कितने नौजवान लोग आ रहे हैं जिनको थिएटर की हिस्ट्री पता है, और वो पर्सपेक्टिव से लिखेंगे आजकल क्या हो रहा है. तो there is a lot of hope because education has gone on. Opportunities now have to follow. सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे पास बहुत अच्छे थिंकिंग पीपल हैं. हाँ, मगर अपॉर्चुनिटीज़ थोड़े और बनाइए, उनको जगह दीजिए, और आप देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ थिएटर को ले जा सकते हैं. अमल, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया.